नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ। बट इस बार मैं आप लोगों से कोई विवादित ढांचे की बातचीत, कोई समस्या, कोई परेशानी को लेकर के डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। इस बार मैं आपको अपने इतिहास के पन्नों से, जब मैं बात कर रहा हूँ अपने इतिहास, मैं बात कर रहा हूँ भारत के इतिहास के पन्नों के से एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति की एक प्रेरणादायक कहानी आप सबके साथ साझा करने के लिए आया हूँ। मैंने ये कहानी कल अपनी बेटी को सुनाई और उसको बहुत अच्छी लगी। उसका ये कहना था कि हमें ये सबके साथ शेयर करनी चाहिए और हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे इतिहास में क्या-क्या ऐसी अच्छी घटनाएं घटी हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए और उससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, उसको अपने आज के जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं, इस बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सो जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा कि हम एक भारतवर्ष में पैदा हुए महावीर योद्धा तक्षक की बात करने वाले हैं। सो उनके जीवन के दो कालखंडों की हम बात करेंगे, एक जब वो बालक थे और एक जब वो बहुत बड़े महान योद्धा बने। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों को बालक तक्षक के बारे में पता होगा। कुछ समय पहले तक मुझे भी नहीं मालूम था। बट जब मैंने ये स्टोरी सुनी, ये कथा सुनी, तो ये बहुत ही प्रेरणादायक थी। तो मैं अपने नोट्स भी देखता रहूंगा। ये बात है 711 ईस्वी की। ये उस समय का कालखंड है जब हमारे देश भारतवर्ष में सनातन का परचम हर जगह लहराता था। हमारे देश में कोई भी विदेशी आक्रांता नहीं था। और उस दौरान लोग कैसे जिया करते थे, कैसे सोचते थे, किस तरीके से अपने माइंड सेट को रखते थे, उस बारे में ये कहानी है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये 711 ईस्वी की कहानी है। वो दौर है जब एक अरब शासक जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम। आप सब लोगों ने इस नाम को पहले कहीं ना कहीं सुना होगा या अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप लोग को ये नाम कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में या फिर आपके कानों में आया होगा। सो ये बात है 711 ईस्वी की और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम की। तो उस दौरान मोहम्मद बिन कासिम अपनी मुल्तान जीत के बाद काफी उसने कोशिश करी भारतवर्ष के इस राज्य कन्नौज पर अटैक करने की। वो बार बार कन्नौज में अटैक करता था। कन्नौज के जो राजा थे जिनका नाम था नागभट्ट, वो बार बार उसे खदेड़ करके बाहर भगा दिया करते थे। वो बार बार आता, बार बार शिकस्त पिटाई होती उसकी और वो बार बार खदेड़ दिया जाता था। बट उसने अपनी ये कोशिश करना बंद नहीं करा। अब इस दौरान क्या होता था कि जब वो कन्नौज पे अटैक करता था, जब भी ये विदेशी आक्रांता हमारे किसी भी राजा या राज्य के ऊपर अटैक करते थे, तो ये बड़े बर्बरता के साथ वो अटैक करते थे। ये लोग इन लोग का कोई धर्म जिसे बोलते हैं युद्ध का, उसका पालन नहीं करते थे। तो ये क्या करते थे, राजा को तो अगर कहीं पर इन्होंने किसी साम्राज्य के राजा को हराया, तो वहां पर ये सबसे पहले कोशिश करते थे कि वहां के युवाओं को या तो मार दे या बंधक बना ले। बहू बेटियों के साथ आप लोग सभी जानते हैं क्या होता था, किस तरीके का अत्याचार होता था। बुजुर्गों को भी बंधक बना लेते थे, मतलब कंप्लीट हाहाकार मचा देते थे। तो एक बार फिर इस आक्रांता ने कन्नौज की धरती के तरफ अटैक किया और अटैक करने के दौरान ये एक गांव में पहुंचा, जिस गांव में इसने विजय प्राप्त करी। और जब भी ऐसा कुछ होता था तो ज्यादातर वहां की औरतें क्या करती थी, या तो अपने आप को मार लेती थी या नदी या तालाब में कहीं पर कूद करके अपनी जान देती थी। तो एक बालक था इस गांव में जिसका नाम था तक्षक, और अभी मैं उन्हें बोलूंगा बालक तक्षक। सो ऐसे ही बालक तक्षक के गांव में अटैक हुआ और बालक तक्षक की माँ जब ये समझ गई कि अब हमें इनसे कोई नहीं बचा सकता, तो उसने तलवार ली। तलवार लेकर के तक्षक के सामने अपनी दोनों बेटियों को, जो तक्षक की बड़ी बहनें थी, उनको मार दिया। खुद भी अपने आप को खत्म कर दिया और तक्षक के साथ कुछ नहीं करा, तक्षक को नहीं मारा।
सो तक्षक ने अपनी 8 साल की उम्र में अपनी दोनों बहनें और अपनी माता जी को मरते हुए देखा। और उस दौरान तक्षक जंगलों में भाग गया और किसी न किसी तरीके से उसने अपनी जान बचाई। तो इस इंसिडेंट के बाद जब तक्षक के गांव में अटैक हुआ था, 25 बरस तक अलग अलग जगह में तक्षक रहा और उन 25 बरसों के दौरान वो बालक तक्षक एक योद्धा तक्षक बन रहा था। और मोहम्मद बिन कासिम वही अपना काम कन्नौज की धरती पे अटैक करता, कन्नौज के राजा उसे वहां से मार पीट करके भगाते, खदेड़ करके सीमाओं से बाहर कर देते थे। अब तकरीबन 25 साल के बाद जब बालक तक्षक कितना 33-34 साल का हो गया, तो वो इतना साहसी बालक था कि वो कन्नौज के जो राजा थे जिनका नाम था नागभट्ट द्वितीय, उनका प्रमुख अंगरक्षक बॉडीगार्ड बन गया। और एक बार फिर मोहम्मद बिन कासिम ने अरब के खलीफा के साथ मिलकर के इस बार डबल सेना ला करके, बड़ी सेना ला करके उसने ये प्लान बनाया कि हम लोग इस बार कन्नौज पे फिर से अटैक करेंगे और कन्नौज की धरती पर अब हमारा परचम लहराएगा। और ये खबर कन्नौज के राजा तक, उनके गुप्तचर, उनके जो स्पाइज होते थे, उनके जो जासूस होते थे, उनके थ्रू पता चली कि भाई मोहम्मद बिन कासिम जो है अब की बार अरब के खलीफा के साथ मिलकर के हमारी कन्नौज की धरती पर अटैक करने वाला है। तो उसने क्या किया, अपने सेनापतियों की, अपने जो टॉप नॉच कोर टीम थी, जो उनके लड़ाके थे, उनकी टीम की बैठक बुलाई। और बैठक में ये चर्चा होने लगी कि हम लोग किस तरीके से जो हम लोगों पर इस बार दोहरा प्रहार होने वाला है उसका सामना करेंगे। तो राजा साहब ने सब अपने कोर टीम के लोगों से सलाह मांगना चालू करी। तब ये योद्धा तक्षक खड़े हुए और उन्होंने बोला कि महाराज, इस बार जब ये लोग हम पर आक्रमण करते हैं तो हमें इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी है। तो थोड़ी देर के लिए राजा साहब थोड़े से हैरान हुए, परेशान हुए। उन्होंने बोला कि थोड़ा मेरे को डिटेल में बताओ। तो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से ये बर्बरता करते हैं, जब ये कोई राज्य पे जब ये जीत हो जाती है इनकी, तो ये लोग वहाँ की नारियों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, वहाँ के युवाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो ये लोग जो हैं, ये जो युद्ध का एक धर्म होता है उसके हिसाब से किसी भी युद्ध को लड़ते नहीं है और हमें भी ये करना चाहिए। अब वो राजा साहब जो थे हमारे, वो सनातन को मानने वाले थे, मारने वाले नहीं, मानने वाले, क्षमा चाहता हूँ। तो राजा साहब ने बोला, भैया ऐसा नहीं हो सकता, हम तो एक परंपरा है उसके हिसाब से युद्ध लड़ेंगे और वही हमारा धर्म हमें सिखाता है। बट ये जो बालक तक्षक जो अब योद्धा तक्षक बन चुका था, इस बात के खिलाफ था। तो उनका ये कहना था कि दुष्ट को दुष्ट की भाषा में ही जवाब देना बहुत जरूरी है। आप सब लोगों ने ये सुना होगा कि एक इंग्लिश में कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और उर्दू में भी एक कहावत है, इश्क और जंग में सब जायज है। पर कभी आप लोगों ने ये सुना है कि युद्ध और प्यार में सब सही है? वो इसलिए नहीं सुना क्योंकि नहीं है। हम लोगों का मानना है कि युद्ध में भी धर्म है और प्रेम में एक तरीके से बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। तो बालक तक्षक बार बार मैं बोल रहा हूँ, योद्धा तक्षक ने इस बार राजा साहब को एक रणनीति बताई, जो रणनीति पहले राजा साहब मान नहीं रहे थे। बट जब उन लोगों ने अपनी कोर टीम के जो सभी लोग वहां पर उनके सेनापति बैठे थे उनसे सलाह करी, तो सब कहीं ना कहीं तक्षक की बात से अग्री करते थे। तो इन लोगों ने फिर एक प्लान बनाया कि किस तरीके से इस आक्रमण को हम लोग हैंडल करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो ये बाहरी लोगों की, आक्रांताओं की सेनाएं आ रही हैं, वो हमें जीत ना पाए। तो कुछ दिन बाद खबर आई कि दोनों सेनाएं, मोहम्मद बिन कासिम की और अरब के खलीफा की जो सेनाएं थी, वो कन्नौज के बाहर, किले के बाहर आकर के बैठ गई। और सबको ये पता चल गया कि अब अगले दिन सुबेरे सुबेरे एक बहुत जबरदस्त युद्ध होने वाला है कन्नौज की सेनाओं के बीच में और बाहरी आक्रांताओं की सेनाओं के बीच में। अब होता क्या है, उस युद्ध से पहले की जो रात थी
वो बड़ी ही जबरदस्त रात थी। उस दिन क्या हुआ, बालक तक्षक, और जो कि अब योद्धा तक्षक बन गया है, उसके नेतृत्व में कन्नौज की 2/3 जो सेना थी वो उनके साथ गई। सॉरी, 1/3 सेना, तकरीबन 1/4 सेना, तकरीबन 25% सेना बालक तक्षक और योद्धा तक्षक के साथ गई। और उन्होंने रात को ही, जहां पर आक्रांताओं का सेना का शिविर लगा था, वहां पर अटैक कर दिया। उन्होंने रातों रात उन लोगों को मारना काटना चालू करा। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक सनातन धर्म को मानने वाला राजा, वो सूर्यास्त से पहले और सूर्य उदय से पहले, आई एम सॉरी, वो किसी सेना के ऊपर अटैक करेगा। बट एकदम उस सोच के विपरीत योद्धा तक्षक अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने रात को उनको सोते हुए, जब वो लोग सो रहे थे, सबको मारना चालू करा, एक एक करके उनके सारे सेनापति, उनकी सेना, उनके टॉप नॉच लीडर्स, सबके पास हाहाकार मचा दी। और सुबह होते होते 25% कन्नौज की सेना ने 75% मोहम्मद बिन कासिम की सेना और अरब के खलीफा की सेना को खत्म कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, जो उनकी 25% बची हुई सेना थी, जब वो भागने लगी, मैदान छोड़ करके भागने लगी, जो कि इन लोगों की आदत है, तो वहां पर हमारे जो राजा साहब थे वो बची हुई सेना के साथ इनका इंतजार कर रहे थे, घात लगा करके बैठे थे, और उन्होंने विदिन कुछ घंटों में पूरी की पूरी सेना को खत्म कर दिया। और रात को ये युद्ध चालू हुआ, सुबह 9-10 बजे तक सब कुछ खत्म हो गया। अब जब सब खत्म हो जाता है तो सब लोग बड़े मोटिवेटेड थे, बहुत खुश थे कि उन्होंने इतने बड़े अटैक को चंद घंटों में ही खत्म कर दिया। तो राजा साहब, जो कि नागभट्ट द्वितीय, उस समय तक्षक को ढूंढने लगे कि तक्षक कहीं नजर नहीं आ रहा, तक्षक को खोज के लाओ, वो कहाँ पर है। तब उन्हें ज्ञात हुआ, पता लगा कि तक्षक जो है रात को लड़ते लड़ते नहीं रहे, उनकी शव को लाया गया। और शव को लाने के बाद जो नागभट्ट थे, उन्होंने तलवार तक्षक के कदमों में रखी और बहुत जोर से ये बोला कि हे आर्यवत, ये देश तुम्हें सदियों सदियों तक याद रखेगा। हम सभी राजा ये जानते थे कि अपनी सेना के लिए कैसे मरा जाए, कैसे अपनी जान तक दे दी जाए, बट आज भारतवर्ष ने तुमसे ये सीखा है कि अपनी प्रजा के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए जान ली कैसी जाए। तो ये थी बालक तक्षक की कहानी, जिनका जो इतिहास था, जिनका जो पास्ट था, बहुत डिफिकल्ट था, जिन्होंने अपनी 8 वर्ष की आयु में अपने पूरे परिवार को खत्म होते देखा, बट हिम्मत नहीं हारी, और आगे चल करके वो एक महान योद्धा बने। अब इस इंसिडेंट की बहुत ही खूबसूरत बात है वो ये कि इस अटैक के बाद 3 सदियों तक, लगभग 300 सालों तक, किसी भी विदेशी आक्रांता ने हमारे भारतवर्ष और कन्नौज की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा। उनको एक बार करारा जवाब मिला और वो दुम दबा करके भाग गए। तो ये चीज हमें भी अपने इतिहास से सीखनी चाहिए। ये हमें भी सोचना चाहिए कि हम इस इतिहास की, इस कहानी से क्या सीख सकते हैं और उसको क्या किस तरीके से आज के समय पर यूज कर सकते हैं। जब मैंने ये कहानी अपनी बेटी को सिखाई, बताई, तो उसको मैंने एक लर्निंग दी कि देखो, हमें अपने पास्ट से, जो कि कई लोगों के साथ उनके पास्ट में गलत चीजें हुई होती हैं, गलत समय आया होता है, उनके अनुकूल समय नहीं आया होता है, और हम ज्यादातर अगर अपने आसपास लोगों को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, जो पास्ट में हुई घटना है उसको यूज करके विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि अरे मैं ये इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, अरे मैं आज ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे साथ परसों ऐसा हुआ था। तो हमें एकदम यहाँ पर योद्धा तक्षक से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे उनका पास्ट कितना खराब था, बट फिर भी वो एक महान योद्धा बन करके आगे आए, और ना कि उन्होंने सिर्फ अपने राज्य कन्नौज को बाहरी आक्रांताओं से बचाया, बट उन्होंने ये भी इंश्योर करा कि आगे आने वाले समय तक कोई बाहरी आदमी या बाहरी आक्रांता उनके पावन धरती पर कदम नहीं रख पाए।
एक लर्निंग जो मुझे पर्सनली यहाँ से इस कहानी से मुझे लगता है कि हम सबको पता होनी चाहिए कि जैसा कि हम सब लोग सुनते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, और ये बात एकदम सही भी है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और अहिंसा ही सबसे बड़ा सत्य है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये पूरा सत्य नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा गया है कि अहिंसा परमो धर्मा, बट धर्म के लिए की गई हिंसा भी जायज है। अगर हम राजा साहब नागभट्ट जी की बात करें, जो कह रहे थे कि युद्ध धर्म के हिसाब से होना चाहिए, रात को हमको उनकी सेनाओं पे अटैक नहीं करना चाहिए, वो भी अपनी जगह सही थे। बट मुझे लगता है कि बालक तक्षक उनसे कुछ ज्यादा सही थे। उनका ये कहना था कि धर्म को बचाने के लिए की गई हिंसा भी बहुत जरूरी है। और जब इन इन राजा साहब ने उनकी बात मानी तो देखिए क्या हुआ। ना कि उन्होंने सिर्फ अपने अपने राज्य की प्रजा को बाहरी आक्रांताओं से बचाया, बट ये भी इंश्योर करा कि आगे आने वाले कई सालों तक कोई बाहरी आक्रांता उनकी तरफ आंख उठा करके ना देख सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी। आप इसे कहीं ना कहीं अपने जीवन में यूज कर पाएंगे। अपने आसपास होती हुई घटनाओं से भी के बारे को लेकर के भी इस कहानी से कुछ ना कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं और अगर या आपको ये वीडियो सही लगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और इस कहानी से अगर आपको कोई और प्रेरणा मिलती है, किसी और तरीके का आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, तो वो मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से शेयर करें। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने फिर से आऊँगा इसी तरीके की रोचक कहानियाँ अपने इतिहास के पन्नों से, कुछ लोगों के लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल, जय भारत।